तो दोस्तों 2024 आ चुका है और एक से बढ़कर एक मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। ये स्टार्टिंग है और तकरीबन 2 से 3 मूवी रिलीज़ हो चुकी है। ओटीटी पर हुई कुछ और सिनेमाघर में हमें एक मूवी देखने को मिली है जिसका नाम है नाइट स्विम। जी हाँ दोस्तों, इसका मूवी का इंतज़ार हम सभी को था। तो इसकी पहले रेटिंग जान लेते हैं। तो IMDb लक में एक इसे रेटिंग मिली है 2022 तकरीबन की 10 में एनिमेटेड से फंतासी 5 और साथ कॉमेडी ही फिल्म साथ है रेड जो पैगी टमाटोज़ की होम्स रेटिंग द्वारा बहुत कम है, निर्देशित और जेवियर 27% महज अबाद इसकी द्वारा रेटिंग है, सह जो कि निर्देशित है। बहुत कम है। इसकी बाकी अब पटकथा इसकी की मरे स्टार्टिंग है, द्वारा पहला लिखी दिन है, गई दूसरा है दिन है और और उसके मरे बारे और में आगे जोनाथन चलकर मैं आपको एबेल और जानकारी ग्लेन देता हूँ। बर्जर की लेखन टीम की एक कहानी है जो एक मूल अवधारणा पर आधारित है। रेबेका कैरास्को, जुआन डी डियोस और जूलियन रोमेरो द्वारा तीन स्काईडांस एनिमेशन द्वारा निर्मित इस फिल्म में ईवा नोबलजादा, साइमन पेग, जेन फोंडा, वूपी गोल्डबर्ग, फ्लूआ बोर्ग, लिल रिल्होवेरी, कॉलिन ओडोनोग्यू और जॉन रत्जेनबर्गर की आवाजें हैं। भाग्य की भूमि पर स्थापित कहानी सबसे बदकिस्मत व्यक्ति सैम ग्रीनफील्ड नोबलजादा पर आधारित है क्योंकि उसे अपनी किस्मत बदलने के लिए बॉब पेग नाम की एक बोलने वाली काली बिल्ली के साथ मिलना होगा। मार्च 2017 में स्काईडांस एनिमेशन के गठन के तुरंत बाद जुलाई 2017 में इस परियोजना की घोषणा की गई थी, जिसमें पैरामाउंट पिक्चर्स ने मार्च 2021 के शेड्यूल के रूप में वितरण किया था। इसके बाद अप्रैल 2018 में पैरामाउंट एनिमेशन के प्रमुख मिरेल सोरिया ने भाग्य को हरी झंडी दे दी, जिसमें एलेसेंड्रो कार्लोनी ने हस्ताक्षर किए। एबेल और बर्जर की पटकथा से फिल्म का निर्देशन करने के लिए फिल्म के निर्माण के दौरान कई बदलाव हुए, जैसे पुनर्लेखन, निर्देशक और रिलीज की तारीखें, और बाद में जनवरी 2020 में कार्लोनी की जय गह होम्स को नए निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। फरवरी और जून 2021 में क्रमशः फोंडा और गोल्डबर्ग की कास्टिंग के बाद नोबलजादा और पेग सहित अधिकांश मुख्य आवाज कलाकारों ने जनवरी 2022 में हस्ताक्षर किए। कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पादन दूरस्थ रूप से किया गया था। लक का प्रीमियर 2 अगस्त 2022 को मैड्रिड में हुआ और इसे 5 अगस्त को एप्पल टीवी प्लस और संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, जिसमें ध्वनि, अभिनय, संगीत और एनिमेशन की प्रशंसा की गई, लेकिन विश्व निर्माण और कथानक के लिए आलोचना। कथानक: सैम ग्रीनफील्ड एक अनाथ युवती है जिसका जीवन लगातार दुर्भाग्य से ग्रस्त रहा है और हाल ही में उसे उसके पालक घर से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे उसकी छोटी दोस्त हेजल बहुत निराश है, जो जल्द ही गोद लिए जाने की उम्मीद कर रही है। एक रात एक काली बिल्ली के साथ पाणिनि साझा करने के बाद उसे एक पैसा मिला जिसे वह हेजल को अन्य भाग्यशाली वस्तुओं के संग्रह के लिए देने की उम्मीद करती है ताकि उसे गोद लेने में मदद मिल सके। अगले दिन सैम ने देखा कि पेनी ने उसकी किस्मत में काफी सुधार किया है। हालांकि वह जल्द ही एक पैसा अनजाने में शौचालय में बहाकर खो देती है। जैसे ही सैम अपनी गलती पर शोक व्यक्त करता है, वह फिर से बिल्ली से मिलती है और उसे बताती है कि क्या हुआ, जिसके कारण बिल्ली उसे पैसे खोने के लिए डांटती है। हैरान होकर सैम एक पोर्टल के माध्यम से भाग्य की भूमि तक बिल्ली का पीछा करता है, जहां लेप्रेचुन जैसे जीव पृथ्वी पर लोगों के लिए सौभाग्य बनाते हैं। बॉब नाम की बिल्ली सैम से कहती है कि उसे यात्रा के लिए पैसे की जरूरत है और अगर यह बात फैल गई कि उसने पैसा खो दिया है तो उसे भगा दिया जाएगा। बॉब और सैम पेनी डिपो से हेजल के लिए बॉब को लौटाने से पहले प्रयोग करने के लिए एक और पैसा प्राप्त करने का सौदा करते हैं। बॉब सैम के एक बटन का उपयोग एक पैसे के रूप में करने के लिए करता है, जबकि वह बॉब के निजी लेप्रेचुन गेरी के कपड़ों का उपयोग करके भाग्य की भूमि में घुस जाती है। पूरी यात्रा के दौरान सैम को पता चलता है कि कैसे अच्छे भाग्य को एक ड्रैगन द्वारा प्रबंधित किया जाता है और दुर्भाग्य को भाग्य की भूमि के नीचे प्रबंधित किया जाता है।
पेनी डिपो में एक आपदा के बाद, जिसके कारण गेरी को सैम की पहचान के बारे में पता चलता है, गेरी पृथ्वी पर लापता पेनी को वापस लाने के लिए एक ड्रोन का उपयोग करता है, लेकिन ड्रोन इन बिटवीन गुड और बैड लक भूमि के बीच की जगह में खो जाता है। सैम और बॉब इन बिटवीन में जाते हैं, जिसका प्रबंधन जेफ नामक एक गेंडा द्वारा किया जाता है। जेफ बैड लक अपैरेट नामक एक मशीन का प्रबंधन करता है जो दुर्भाग्य के कणों को चिपकने से रोकता है, जो रैंडमाइजर को खिलाता है, एक अन्य मशीन जो अच्छी और बुरी किस्मत दोनों को पृथ्वी पर भेजती है। जेफ ने जोड़े को बताया कि उसे वह पैसा मिला और उसने उसे डिपो को वापस कर दिया है। निराश न होते हुए सैम ने एक और पैसा पाने की उम्मीद में ड्रैगन से मिलने का फैसला किया। बेबे नाम का ड्रैगन सैम के साथ एक पल साझा करते हुए उसे बताता है कि अगर उसे एक नया पैसा देने से पहले हर किसी का भाग्य अच्छा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब बॉब को निर्वासन से बचाने के लिए अपनी यात्रा के पैसे में हेराफेरी करने के लिए पकड़ा गया तो सैम ने अपने पैसे का त्याग कर दिया। फिर भी हेजल की मदद करने की इच्छा रखते हुए सैम और बॉब ने बुरी किस्मत को रैंडमाइजर के पास जाने से रोकने के लिए बैड लक उपकरण को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया और हेजल को गोद लेने के लिए आवश्यक किस्मत दी। हालांकि दुर्भाग्य के कण जेफ की मशीनों को अवरुद्ध करना शुरू कर देते हैं और रैंडमाइजर के भीतर अच्छे भाग्य और दुर्भाग्य के पत्थरों को नष्ट कर देते हैं, जो स्वयं भाग्य और पृथ्वी की भूमि पर दुर्भाग्य लाता है। यह देखकर कि हेजल को इस वजह से गोद नहीं लिया गया, यह जानकर कि बॉब वास्तव में एक बदकिस्मत अंग्रेजी बिल्ली है और उसे एक इंसान के रूप में पाया गया है, सैम पश्चाताप में उदास हो जाता है। बॉब माफी मांगता है और सैम से कहता है कि सैम को अपने साथ पाकर हेजल सबसे भाग्यशाली लड़की है। सैम को एहसास होता है कि चीजें ठीक की जा सकती हैं क्योंकि उसे इन बिटवीन के रास्ते में बैड लक भूमि में कुछ अच्छी किस्मत देखने की याद आती है। बैड लक में वापस वे इसे एक टिकी बार में पाते हैं जहां बारटेंडर रूटी नाम का एक जड़ राक्षस जो बॉब का पुराना दोस्त है उन्हें गुड लक का एक जार देता है जिसका वे उपयोग कर रहे हैं। वे नए अच्छे और बुरे भाग्य के पत्थर बनाने के लिए इसे बेबे के पास ले जाते हैं। हालांकि जबकि बेबे एक दुर्भाग्य पत्थर बनाती है, वह दो सौभाग्य पत्थर बनाती है, केवल अच्छे भाग्य के साथ एक दुनिया बनाना चाहती है। इससे पहले कि वह उन्हें रख सके, सैम ने बेबे से कहा कि लोगों को अच्छी किस्मत की तरह ही बुरी किस्मत की भी जरूरत है। अपनी गलती का एहसास करते हुए वह सैम को दुर्भाग्य का पत्थर रखने की अनुमति देती है और सौभाग्य सामान्य हो जाता है, जहां सैम हेजल को अंततः एक नए परिवार द्वारा गोद लेते हुए देखता है। बॉब को लैंड ऑफ लक में अपनी नौकरी बरकरार रखने की पेशकश की गई, लेकिन उसने फैसला किया कि वह सैम के साथ रहना चाहता है। दोस्तों मूवी की लेंथ 1 घंटा तकरीबन 48 मिनट है और मूवी एक तरह से फर्स्ट डे कलेक्शन और अभी तक इसका जो कलेक्शन निकल कर आया है वो $5.2 मिलियन का है। यानी कि दोस्तों ये मूवी हिट मानी जाएगी। इसका बजट के बारे में बात की जाए तो 15 मिलियन के अंदर में है जिसे बनाया गया था, जिसमें से 5.2 मिलियन तो इस मूवी ने 2 दिन के अंदर में कलेक्ट कर लिए हैं। बाकी इसे एक तरह से जब बॉक्स ऑफिस पर इसके आंकड़े बढ़ेंगे, जैसे इसकी स्क्रीन बढ़ेगी तो इसका आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। तकरीबन इसका ग्रोस कलेक्शन में आपको बता दूं 40 मिलियन तक पहुंच सकता है। बाकी इसके रिस्पांस के ऊपर है, बाकी रेटिंग के हिसाब से तो 40 मिलियन तक या उससे कम तक ये पहुंच सकता है। बाकी OTT राइट्स भी इसके एक तरह से सेल हो गए। बाकी जानकारी मैं आपको देता हूँ OTT राइट्स जहाँ तक अंदाज़ा है प्राइम वीडियो इसका लेने वाला है। बाकी दोस्तों इसी के साथ इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आगे मैं आपको देता हूँ। जॉन एलन लैसेटर बटा LAESTR बटा लास्टियर जन्म 12 जनवरी 1957 5 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और एनिमेटर हैं। उन्होंने 2019 से स्काईडास एनिमेशन में एनिमेशन के प्रमुख के रूप में काम किया है।
6 इससे पहले उन्होंने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो, वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो और डिज्नी टून स्टूडियो के मुख्य रचनात्मक अधिकारी के साथ साथ वॉल्ट डिज्नी के प्रधान रचनात्मक सलाहकार के रूप में काम किया था। कल्पना करना। 7 लैसेटर ने द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ एक एनिमेटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। कंप्यूटर एनिमेशन को बढ़ावा देने के लिए डिज्नी से निकाले जाने के बाद वह लुकासफिल्म में शामिल हो गए, जहां उन्होंने सीजीआई एनिमेशन के तत्कालीन अभूतपूर्व उपयोग पर काम किया। लुकासफिल्म के कंप्यूटर डिवीजन का ग्राफिक्स ग्रुप स्टीव जॉब्स को बेच दिया गया और 1986 में पिक्सर बन गया। लैसेटर ने पिक्सर की सभी फिल्मों और संबंधित परियोजनाओं की देखरेख की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से टॉय स्टोरी 1995, ए बग्स लाइफ 1998, टॉय स्टोरी 2 1999, कार्स 2006 और कार्स 2 2011 का निर्देशन किया और 2018 तक अन्य सभी पिक्सर फिल्मों का कार्यकारी निर्माण किया। 2006 से 2018 तक लैसेटर ने कार्यकारी निर्माता के रूप में वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो और इसके डिवीजन डिज्नी टून स्टूडियोज की सभी फिल्मों और संबंधित परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया। उनके काम ने 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है, जिससे वह अब तक के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक बन गए हैं। 8 एनिमेटेड फिल्मों में से जिन्होंने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है, उनमें से 5 लासेटर द्वारा निर्मित कार्यकारी थीं। टॉय स्टोरी 3 2010 1 बिलियन डॉलर से अधिक कमाई करने वाली पहली एनिमेटेड फिल्म और फ्रोजन 2013 तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सभी समय की एनिमेटेड फिल्म, साथ ही जूटोपिया 2016, फाइंडिंग डोरी 2016 और इनक्रेडिबल्स 2 2018। फ्रोजन ने 2019 तक अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म का खिताब भी अपने नाम किया और अपने नाटकीय प्रदर्शन के अंत में यह अब तक की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म टिन टॉय के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते हैं, साथ ही एक विशेष उपलब्धि पुरस्कार टॉय स्टोरी के लिए भी जीता है। 8 नवंबर 2017 में लैसेटर ने कर्मचारियों के साथ अपने व्यवहार में गलत कदम को स्वीकार करने के बाद पिक्सर और डिज्नी एनिमेशन से 6 महीने का विश्राम लिया। 9 विभिन्न समाचार आउटलेट्स के अनुसार लैसेटर का कर्मचारियों के प्रति कथित यौन दुर्व्यवहार का इतिहास था। 10-11 जून 2018 में डिज्नी ने घोषणा की कि वह वर्ष के अंत में कंपनी छोड़ देगा जब उसका अनुबंध समाप्त हो जाएगा। तब तक उन्होंने परामर्शदाता की भूमिका निभाई। 12-13 डिज्नी और पिक्सर से अलग होने के बाद लैसेटर को बाद में स्काईडास के संस्थापक डेविड एलिसन ने एनिमेशन डिवीजन स्काईडास एनिमेशन चलाने के लिए नियुक्त किया था। 1 प्रारंभिक जीवन। जॉन एलन लैसेटर का जन्म 12 जनवरी 1957 को हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में हुआ था। 5 उनकी मां ज्वेल मी नीरिस्ले 1918-2005 बेल गार्डन्स हाई स्कूल में एक कला शिक्षिका थीं और उनके पिता पॉल यूल लासेटर 1924-2011 एक शेवरले डीलरशिप में पार्ट्स मैनेजर थे। 14-15-16 लासेटर एक भाईचारा जुड़वा है। उनकी बहन जोहाना लासेटर कर्टिस, जो लेक ताहो क्षेत्र में स्थित बेकर बन गईं, 6 मिनट बड़ी हैं। 17-18 लैसेटर व्हिटियर, कैलिफोर्निया में पले बढ़े। उनकी मां के पेशे ने एनिमेशन में उनकी बढ़ती व्यस्तता में योगदान दिया। चर्च ऑफ क्राइस्ट में चर्च सेवाओं के दौरान वह अक्सर कार्टून बनाते थे। स्पष्टीकरण की आवश्यकता जिस चर्च में उनका परिवार जाता था। एक बच्चे के रूप में लैसेटर टेलीविजन पर चक जोन्स के कार्टून देखने के लिए स्कूल से घर की ओर दौड़ लगाते थे। हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने बॉब थॉमस द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ एनिमेशन पढ़ी।
पुस्तक में डिज्नी एनिमेशन के इतिहास को शामिल किया गया है और डिज्नी की 1959 की फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी के निर्माण का पता लगाया गया है, जिससे लैसेटर को एहसास हुआ कि वह खुद एनिमेशन करना चाहते थे। जब उन्होंने डिज्नी की 1963 की फिल्म द स्वॉर्ड इन द स्टोन देखी तो उन्होंने अंततः निर्णय लिया कि उन्हें एक एनिमेटर बनना चाहिए। 19 इसके बाद उन्होंने एनिमेशन के बारे में प्रेस्टन ब्लेयर की किताब पढ़ी और ब्लेयर की वॉक साइकिल पर आधारित फ्लिपबुक बनाई। उनके एक मित्र के पास एक सुपर 8 कैमरा था जो एकल फ्रेम शूट करता था, जिसका उपयोग उनके पहले के कुछ एनिमेशन प्रयासों को शूट करने के लिए किया गया था। 20 लैसेटर ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स, जिसे अक्सर कैलार्ट्स के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, में एक नए चरित्र एनिमेशन कार्यक्रम के बारे में सुना और एक एनिमेटर बनने के अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। उनकी मां ने उन्हें एनिमेशन में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और 1975 में उन्होंने डिज्नी एनिमेटर जैक हन्ना और टी की द्वारा बनाए गए कॉलार्ट्स कैरेक्टर एनिमेशन प्रोग्राम में दूसरे छात्र के रूप में दाखिला लिया। जेरी रीस पहले थे। 21 लासेटर को डिज्नी की 9 ओल्ड मैन टीम के अनुभवी एनिमेटरों के 3 सदस्यों एरिक लार्सन, फ्रैंक थॉमस और ओली जॉनसटन द्वारा पढ़ाया गया था और उनके सहपाठियों में ब्रैड बर्ड, जॉन मस्कर, हेनरी सेलिक, टिम बर्टन और क्रिस बक जैसे भविष्य के एनिमेटर और निर्देशक शामिल थे। 22, 23, 24 वहां अपने समय के दौरान उन्होंने 2 एनिमेटेड शॉर्ट्स लेडी एंड द लैम्प 1979 और नाइटमारे 1980 का निर्माण किया, जिनमें से प्रत्येक ने एनिमेशन के लिए छात्र अकादमी पुरस्कार जीता। 25 कॉलार्ट्स में रहते हुए लासेटर ने पहली बार गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अनाहेम के डिज्नीलैंड में वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करना शुरू किया और उन्हें जंगल क्रूज कप्तान के रूप में नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने सवारी के दौरान कैप्टिव दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए कॉमेडी और कॉमिक टाइमिंग की मूल बातें सीखीं। 17-26 कैरियर डिज्नी में प्रथम वर्ष 1979 में स्नातक होने पर लैसेटर को तुरंत अपने छात्र प्रोजेक्ट लेडी एंड द लैम्प में सफलता के कारण वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस में एक एनिमेटर के रूप में नौकरी मिल गई। 27 स्टूडियो ने 1970 के दशक के अंत में प्रतिभा की तलाश में लगभग 10,000 पोर्टफोलियो की समीक्षा की थी, फिर केवल 150 उम्मीदवारों को प्रशिक्षु के रूप में चुना, जिनमें से केवल 45 को स्थायी रूप से रखा गया था। 2/7/1979 के अंत में डिज्नी एनिमेटर मेल शॉ ने लॉस एंजल्स टाइम्स को बताया कि जॉन को चरित्र और आंदोलन के लिए एक सहज अनुभव है और वह यह हाँ हमारे स्टूडियो में खिलने के हर संकेत दिखाता है। समय के साथ वह एक फिल्म बनाएगा, बढ़िया योगदान। 27 उसी समय लैसेटर ने म्यूजिकाना नामक एक डिज्नी प्रोजेक्ट के लिए द एम्परर एंड द नाइटिंगेल हंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखित द नाइटिंगेल पर आधारित नामक एक सीक्वेंस पर काम किया। म्यूजिकाना कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन अंततः फैंटासिया 2000 1999 का विकास हुआ। 28 हालांकि लैसेटर को जल्द ही महसूस हुआ कि कुछ कमी है। 101 डेल्मेटियंस 1961 के बाद, जो उनकी राय में वह फिल्म थी जहां डिज्नी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, उन्हें लगा कि स्टूडियो ने गति खो दी है और अक्सर खुद को दोहरा रहा है। 29301980 और 1981 के बीच उन्हें संयोग से तत्कालीन नए कंप्यूटर ग्राफिक्स सम्मेलनों में से कुछ वीडियो टेप मिले, जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन की कुछ शुरुआत दिखाई गई थी, मुख्य रूप से तैरते हुए गोले और ऐसे जिन्हें उन्होंने अनुभव किया था एक रहस्योद्घाटन। 17 लेकिन ऐसा कुछ समय बाद ही नहीं हुआ। जब मिकी के क्रिसमस कैरोल 1983 पर काम करते समय उनके दोस्तों जेरी रीस और बिल क्रॉयर ने उन्हें ट्रॉन नामक आगामी फिल्म के लिए पहला प्रकाश चक्र दृश्यों को देखने के लिए आमंत्रित किया था।
1982 अत्याधुनिक कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी सीजीआई की विशेषता के साथ उन्होंने एनिमेशन में इस नई तकनीक की विशाल क्षमता देखी। उस समय तक स्टूडियो ने अपने एनिमेशन में गहराई जोड़ने के लिए मल्टीप्लेन कैमरे का उपयोग किया था। लासेटर ने महसूस किया कि कंप्यूटर का उपयोग त्रि-आयामी पृष्ठभूमि वाली फिल्में बनाने के लिए किया जा सकता है, जहां पारंपरिक रूप से एनिमेटेड पात्र एक नए स्तर की दृश्यात्मक आश्चर्यजनक गहराई जोड़ने के लिए बातचीत कर सकते हैं, जो पहले संभव नहीं था। वह जानते थे कि एनिमेशन में आयाम जोड़ना एनिमेटरों का लंबे समय से सपना रहा है, वॉल्ट डिज्नी के समय से। 17 बाद में उन्होंने और ग्लेन कीन ने इस बारे में बात की कि एक एनिमेटेड फीचर बनाना कितना अच्छा होगा जहां पृष्ठभूमि कंप्यूटर एनिमेटेड थी, और फिर कीन को थॉमस डिस्क की पुस्तक द ब्रेव लिटिल टोस्टर दिखाई, जिसके बारे में उन्होंने सोचा कि यह इसके लिए एक अच्छा उम्मीदवार होगा। पतली परत। कीन सहमत हो गए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने यह देखने के लिए एक लघु परीक्षण फिल्म बनाने का फैसला किया कि यह कैसे काम करती है, और वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर को चुना। यह निर्णय इस तथ्य पर आधारित था कि डिज्नी ने मॉरिस सेंडक के कार्य के आधार पर एक फीचर का निर्माण करने पर विचार किया था। परिणाम से संतुष्ट होकर लैसेटर, कीन और कार्यकारी थॉमस ए विलहाइट परियोजना पर आगे बढ़े, विशेष रूप से लैसेटर जिन्होंने खुद को इसके लिए समर्पित कर दिया, जबकि कीन अंततः द ग्रेट माउस डिटेक्टिव 1986 के साथ काम करने लगे। 31 लैसेटर और उनके सहयोगियों ने वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर परियोजना को गति देने के उत्साह में अपने कुछ प्रत्यक्ष वरिष्ठों को दरकिनार करते हुए अनजाने में उनके पैर की उंगलियों पर कदम रखा। पारंपरिक और कंप्यूटर एनिमेशन के मिश्रण के लिए कथित लागत लाभ की कमी के कारण लैसेटर के दो पर्यवेक्षकों, एनिमेशन प्रशासक एड हैंसन और डिज्नी स्टूडियो के प्रमुख रॉन डब्ल्यू मिलर को सौंपे जाने के दौरान परियोजना को रद्द कर दिया गया था। 32 बैठक के कुछ मिनट बाद लैसेटर को हैंसेन ने अपने कार्यालय में बुलाया। जैसा कि लैसेटर को याद है, हैंसेन ने उनसे कहा, ठीक है जॉन, आपका प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया है, इसलिए डिज्नी स्टूडियो के साथ आपका रोजगार अब समाप्त हो गया है। 33-40 विलहाइट, जो डिज्नी के लाइव एक्शन समूह का हिस्सा था और इसलिए एनिमेशन स्टूडियो के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं था, जनवरी 1984 में वाइल्ड थिंग्स परीक्षण परियोजना पूरी होने तक लैसेटर को अस्थायी रूप से अपने पास रखने की व्यवस्था करने में सक्षम था, लेकिन इसके साथ ही यह समझते हुए कि डिज्नी एनिमेशन में लैसेटर के लिए आगे कोई काम नहीं होगा। 33-40-34 द ब्रेव लिटिल टोस्टर बाद में एक 2D एनिमेटेड फीचर फिल्म बन गई, जिसका निर्देशन लैसेटर के दोस्तों में से एक जेरी रीस ने किया था और विलहाइट द्वारा सह निर्मित किया गया था, जो तब तक हाइपरियन पिक्चर्स शुरू करने के लिए छोड़ दिया था, और पिक्सर के कुछ कर्मचारी लैसेटर के साथ फिल्म में शामिल होंगे। लुकास फिल्म और पिक्सर। 2002 में लैसेटर यौन दुराचार के आरोप और डिज्नी और पिक्सर से बाहर निकलना। यह भी देखें वीनस्टीन प्रभा। नवंबर 2017 में लैसेटर ने कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार के आरोपों को स्वीकार करने के बाद 6 महीने की अनुपस्थिति की छुट्टी ले ली, जिसे उन्होंने कर्मचारियों को दिए एक ज्ञापन में कर्मचारियों के साथ गलत कदम के रूप में वर्णित किया। कई वर्षों में कई कर्मचारियों के प्रति कथित यौन दुर्व्यवहार में पकड़ना, चूमना और शारीरिक विशेषताओं के बारे में टिप्पणी करना शामिल था। 10-11 कथित यौन दुराचार इतना प्रसिद्ध हो गया कि वैरायटी के अनुसार कई बार पिक्सर के पास दिमाग वाले लोग थे जिन्हें उसके आवे ऊपर लगाम लगाने का काम सौंपा गया था। 48 जून 2018 में डिज्नी ने घोषणा की कि लासेटर साल के अंत में कंपनी छोड़ रहा है, तब तक वह परामर्शदाता की भूमिका निभाएगा। 13 स्काईडास एनिमेशन। 9 जनवरी 2019 को
लैसेटर को स्काईडास एनिमेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया, जो पैरामाउंट एनिमेशन और इलियन एनिमेशन स्टूडियो के साथ एनिमेटेड फिल्मों का निर्माण करेगा। एक बयान में लासेटर ने कहा, मैंने पिछला साल उद्योग से दूर गहन चिंतन में बिताया है, यह सीखते हुए कि कैसे मेरे कार्यों ने अनजाने में सहकर्मियों को असहज कर दिया, जिसका मुझे गहरा अफसोस है और इसके लिए माफी मांगता हूं। यह विनम्र रहा है, लेकिन मैं इस पर विश्वास करता हूं मुझे एक बेहतर नेता बनाएगा। एक उनकी नियुक्ति से पहले की गई एक जांच में पाया गया कि लैसेटर के खिलाफ यौन उत्पीड़न प्रस्ताव या उत्पीड़न का कोई पिछला दावा दायर नहीं किया गया था। 49 और डिज्नी या लैसेटर द्वारा गुप्त समझौते का कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। कोई भी पक्ष समझौते की मांग कर रहा है। 14 जनवरी 2019 को मिरेल सोरिया ने घोषणा की कि पैरामाउंट एनिमेशन की टीम लैसेटर को काम पर रखने के कारण अब स्काईडास एनिमेशन के साथ काम नहीं करेगी। 50 व्यक्तिगत जीवन। कैलिफोर्निया के ग्लेंडेल में एलेक्स थिएटर में 2006 एनी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर जॉन लैसेटर अपनी पत्नी नैन्सी लैसेटर के साथ लासेटर अपनी पत्नी नैन्सी, जो कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय से स्नातक है, के साथ कैलिफोर्निया के ग्लेन एलेन में रहते हैं, जिनसे उनकी मुलाकात 1985 में सैन फ्रांसिस्को में एक कंप्यूटर ग्राफिक्स सम्मेलन में हुई थी। 51 नैन्सी ने कंप्यूटर ग्राफिक्स अनुप्रयोगों में महारत हासिल की और पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स के रूप में काम किया। एप्पल कंप्यूटर में इंजीनियर। 52 उन्होंने 1988 में शादी की। 2 और पिछले रिश्ते से नैन्सी के बेटे के अलावा उनके 4 बेटे हैं, 52-53, जिनका जन्म 1979 या 1980 और 1997 के बीच हुआ। 3 लासेटर्स के पास कैलिफोर्निया के ग्लेन एलेन में लासेटर फैमिली वाइनरी है। 54 संपत्ति में जस्टी क्रीक रेलवे नाम का एक नैरो गेज रेलमार्ग शामिल है, जो लगभग 2 मील 3.2 किलोमीटर लंबा है, जिसमें पूर्व डिज्नी एनिमेटर वार्ड किम्बॉल से खरीदा गया एक ट्रेन स्टेशन और वाटर टावर लैसेटर भी शामिल है। 55 उनके आवास में एक स्विमिंग पूल है, जिसमें एक आलसी नदी है जो एक गुफा से होकर बहती है। 56 लैसेटर के पास 1000 से अधिक हवाईयन शर्ट का संग्रह है और वह हर दिन एक शर्ट पहनता है। 56 लैसेटर क्लासिक कारों का भी संग्रह करता है, जैसे कि काली 1952 जगुआर एक्स के 120। 57 2 मई 2009 को लैसेटर को पेपरडाइन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। 15 जहां उन्होंने प्रारंभिक भाषण दिया। उनके प्रभावों में वॉल्ट डिज्नी, चक जोन्स, फ्रैंक कैपरा, हयाओ मियाज़ाकी और प्रेस्टन स्टरगेस शामिल हैं। 58 लैसेटर की पसंदीदा फिल्म वॉल्ट डिज्नी की डम्बो 1941 है। डेविड एलिसन, जन्म 9 जनवरी 1983, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, अरबपति लैरी एलिसन के बेटे और स्काईडास मीडिया के संस्थापक और सीईओ हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेविड एलिसन का जन्म कैलिफोर्निया के सांता क्लारा काउंटी में हुआ था। वह अरबपति ओरेकल कॉरपोरेशन के सह संस्थापक और अध्यक्ष लैरी एलिसन और उनकी पूर्व पत्नी बारबरा बूटे एलिसन के बेटे हैं। उनके पिता इतालवी और यहूदी विरासत के हैं। डेविड ने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। 2 उनकी एक बहन फिल्म निर्माता मेगन एलिसन हैं, जिन्होंने अन्नपूर्णा पिक्चर्स की स्थापना की। कैरियर। एलिसन स्काईडास मीडिया के सीईओ और संस्थापक हैं। 2010 में अपने पिता के साथ, जो उस समय दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति थे, और पैरामाउंट के साथ एक साझेदारी समझौते के साथ स्काईडास फिल्मों के सह वित्त और सह निर्माण के लिए इक्विटी और क्रेडिट में $350 मिलियन जुटाने में सक्षम था। 4 कंपनी की फिल्मों में मिशन इम्पॉसिबल, फॉलआउट,
एनिहिलेशन, वर्ल्ड वॉर जेड, ट्रू ग्रिट, जैक रीचर, स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस, स्टार ट्रेक बियॉन्ड और कई अन्य फिल्में शामिल हैं। 2010 के लेन देन के साथ एलिसन को 2010 के लिए वैरायटी की डील मेकर सूची में नामित किया गया था 5 और 2011 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में 6। एक अभिनेता के रूप में एलिसन ने फ्लाई बॉयज, लिटिल फिश, स्ट्रेंज पॉन्ड और होल इन वन फिल्मों में अभिनय किया है। एलिसन की कंपनी स्काईडांस मीडिया ने 2013 में अपने टेलीविजन डिवीजन के लॉन्च के साथ विस्तार किया। उनके पास अल्टर्ड कार्बन और ग्रेस एंड फ्रेंकी जैसे कार्यकारी निर्माता शो हैं। 2014 में एलिसन ने पुरुषों के कपड़ों की एक नई लाइन लॉन्च की जिसे लनाई कलेक्शन कहा गया। 7। 2017 में एलिसन ने स्पेन के इलियन एनिमेशन स्टूडियो के साथ साझेदारी में स्काईडांस एनिमेशन लॉन्च करने में मदद की। 8। 2018 में उन्होंने घोषणा की कि स्काईडांस मीडिया ने टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। 9। व्यक्तिगत जीवन। एलिसन एक लाइसेंस प्राप्त पायलट है जिसके पास हेलीकॉप्टर विमानन, एरोबेटिक्स, वाणिज्यिक विमानन, फिक्स्ड विंग विमान और मल्टी इंजन विमान के लिए उपकरण रेटिंग है। 2003 में 20 वर्ष की आयु में उन्हें ईएए एयरवेंचर ओशकोश में सीन डी टकर की स्टार्स ऑफ टुमारो एरोबेटिक टीम के हिस्से के रूप में प्रदर्शन करने के लिए चुना गया था। 10। एलिसन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और टेलीविजन अकादमी के सदस्य हैं। 11। उन्होंने 1 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में एक अभिनेत्री और गायिका सैंड्रा लिन मोडिक से शादी की। 12। फिल्मोग्राफी। फिल्म कार्यकारी निर्माता फ्लाई बॉयज 2006 बिना श्रेय, ट्रू ग्रिट 2010, मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल 2011, द गिल्ट ट्रिप 2012, जैक रीचर 2012, जीआई जो प्रतिशोध 2013, स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस 2013, विश्व युद्ध जेड 2013, जैक रयान शैडो रिक्रूट 2014, स्टार ट्रेक बियॉन्ड 2016, जैक रीचर नेवर गो बैक 2016, बेवॉच 2017, विनाश 2018, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018, बिना पछतावे के 2021, सांप की आंखें 2021, ब्लश 2021, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स 2023, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023, शीर्षक रहित 8वीं मिशन इम्पॉसिबल फिल्म 2025, स्टार ट्रेक 4 टीबीए। निर्माता टर्मिनेटर जेनेसीज 2015, मिशन असंभव दुष्ट राष्ट्र 2015, जीवन 2017, भूतूफान 2017, जेमिनी मैन 2019, टर्मिनेटर डार्क फेट 2019, 6 अंडरग्राउंड 2019, दी ओल्ड गार्ड 2020, कल का युद्ध 2021, एडम प्रोजेक्ट 2022, टॉप गन मेवरिक 2022, भाग्य 2022, अब तक का सबसे महान बियर रन 2022, वायु 2023, घोस्टेड 2023, पत्थर का दिल 2023, स्पाई किड्स आर्मागेडन 2023, दी ओल्ड गार्ड 2 2024, मंत्रमुग्ध 2024, पूकू 2025, रे गुन टीबीए। अभिनेता वर्ष पतली परत भूमिका टिप्पणियां 2005 चुमस्क्रबर छात्र 1
जब सब कुछ नाकामयाब हो माइक विलियम्स लघु फिल्म। 2006 फ्लाई बॉयज एडी बीगल। 2009 एक में छेद टाइलर हेडन। छोटी मछली अजीब तालाब रोमियो डायरेक्ट टू वीडियो। निदेशक वर्ष पतली परत टिप्पणियां। 2005 जब सब कुछ नाकामयाब हो लघु फिल्म। लेखक वर्ष पतली परत टिप्पणियां। 2005 जब सब कुछ नाकामयाब हो लघु फिल्म। नोबलज़ादा ने मिस साइगॉन के पुनरुद्धार में किम के रूप में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया, एक प्रदर्शन जिसके लिए उन्हें संगीत में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2017 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। वह इस श्रेणी में सबसे कम उम्र के नामांकित व्यक्तियों में से एक बन गईं। 21 उन्होंने 11 मई 2018 को लंदन वर्कशॉप प्रेजेंटेशन में म्यूजिकल वारा में आयला की भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रॉडवे पर हेडस्टाउन में यूरिडाइस की मुख्य भूमिका निभाई, एक प्रदर्शन जिसके लिए उन्हें अपना दूसरा नामांकन मिला। संगीत में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2019 टोनी पुरस्कार के लिए, साथ ही सर्वश्रेष्ठ संगीत थिएटर एल्बम के लिए 2020 ग्रैमी पुरस्कार जीतने के लिए। नोबलज़ादा ने 2020 की फिल्म येलो रोज में रोज का शीर्षक किरदार भी निभाया, जिसमें ली सालोंगा ने अभिनय किया, जिन्होंने मिस साइगॉन में किम की भूमिका की शुरुआत की। प्रारंभिक जीवन। इवा मारिया नोबलज़ादा का जन्म 18 मार्च 1996 को सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके पिता जॉन फिलिपिनो वंश के हैं, जबकि उनकी मां एंजी मैक्सिकन वंश की हैं। दो नोबलज़ादा के दादा दादी मगुंडानाओ और इलोइलो से हैं। 3 वह और उनका परिवार चार्लोट, उत्तरी कैरोलिना चले गए, जहां उन्होंने 17 साल की उम्र तक नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की। 4 उनकी चाची एनेट कैलुड हैं, जिन्होंने सेसम स्ट्रीट पर सेलिना और ब्रॉडवे पर मिस साइगॉन में किम की भूमिका निभाई थी। 5 अभिनय करियर। 1 जुलाई 2013 को नोबलज़ादा 2013 नेशनल हाई स्कूल म्यूजिकल थिएटर अवार्ड्स के लिए 5 फाइनलिस्टों में से एक बन गया। 6 न्यूयॉर्क शहर के मिनस्कॉफ थिएटर में पुरस्कार समारोह के दौरान घोस्ट के गीत विद यू में उनके प्रदर्शन को कास्टिंग निर्देशक तारा रुबिन ने नोट किया, जिन्होंने 17 साल की उम्र में नोबलज़ादा के लिए निर्माता कैमरून मैकिन्टोश से पहले एक ऑडिशन की व्यवस्था की थी। मिस साइगॉन का आगामी वेस्ट एंड पुनरुद्धार। नोबलज़ादा को किम की मुख्य भूमिका में लिया गया था। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। 2014 के वसंत में नोबलज़ादा ने लंदन में मिस साइगॉन में अभिनय करने के लिए चार्लोट में नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ आर्ट्स छोड़ दिया। किम के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए नोबलज़ादा ने संगीत में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 2015 व्हाट्सएप स्टेज पुरस्कार जीता। साथ उन्होंने 2015 लॉरेंस ओलिवर पुरस्कार समारोह में आई विल गिव माई लाइफ फॉर यू का प्रदर्शन किया। 8 लंदन में मिस साइगॉन के सीमित प्रदर्शन के बाद नोबलज़ादा ने अप्रैल 2016 में लेस मिजरेबल्स के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में एपोनीन की भूमिका निभाई। 2 मई 2016 को नोबलज़ादा ने कार्नेगी हॉल में पदार्पण किया, एलेन बाउबिल और क्लाउड मिशेल शॉनबर्ग का जश्न मनाते हुए ली सालोंगा और द न्यूयॉर्क पॉप्स के साथ द मूवी इन माई माइंड का प्रदर्शन किया। 10 नोबलज़ादा ने मिस साइगॉन के पहले ब्रॉडवे पुनरुद्धार में किम के रूप में अपने प्रदर्शन को दोहराया, जो 23 मार्च 2017 को ब्रॉडवे थिएटर में 14 जनवरी 2018 तक सीमित समय के लिए शुरू हुआ। उनके प्रदर्शन के लिए नोबलज़ादा को 2017 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। संगीत में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। 5 नवंबर 2018 में नोबलज़ादा ने रॉयल नेशनल थिएटर के म्यूजिकल हेडस्टाउन के प्रोडक्शन में यूरिडाइस की मुख्य भूमिका निभाई। 11 जब अप्रैल 2019 में प्रोडक्शन ब्रॉडवे के वाल्टर केर थिएटर में स्थानांतरित हो गया,
तब उन्होंने यूरिडाइस की भूमिका जारी रखी। 12 उन्हें अपनी भूमिका के लिए दूसरा टोनी पुरस्कार नामांकन मिला। 13 और पसंदीदा के लिए ब्रॉडवे कॉम ऑडियंस चॉइस अवार्ड जीता। एक संगीत में अग्रणी अभिनेत्री 14 नोबलज़ादा ने इस भूमिका में अपना अंतिम प्रदर्शन 13 अगस्त 2023 को किया। 15 नोबलज़ादा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत डायने परागास की फिल्म येलो रोज 2019 में मुख्य किरदार रोज के रूप में की। उन्होंने ली सालोंगा के साथ अभिनय किया, जिन्होंने मिस साइगॉन में किम की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म सोनी पिक्चर्स स्टेज 6 द्वारा 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज की गई थी। 162022 में उन्होंने फिल्म ईस्टर संडे में अभिनय किया, जिसमें सभी फिलिपिनो कलाकार शामिल थे। 172022 में एमजे राकाडियो के साथ ब्लॉग टॉक ने उन्हें 75 सबसे प्रभावशाली फिलिपिनो अमेरिकियों में से एक का नाम दिया। 8 जुलाई 2023 में यह घोषणा की गई थी कि नोबलज़ादा और जेरेमी जॉर्डन एफ. स्कॉट फिट्ज़गेराल्ड के द ग्रेट गैट्सबी के एक नए संगीत रूपांतरण में अभिनय करेंगे। शो में जेसन हॉवलैंड और नाथन टायसन का संगीत और गीत और कैट केरिगन की एक किताब शामिल है। संगीत का विश्व प्रीमियर 12 अक्टूबर 2023 को पेपर मिल प्लेहाउस में हुआ। 19 नोबलज़ादा का प्रतिनिधित्व यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी द्वारा किया जाता है। 20 व्यक्तिगत जीवन नोबलज़ादा चिंता, अवसाद, बुलिमिया और बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार के साथ अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में मुखर रही हैं। 21-22-5 वह वर्तमान में रीव कार्नी के साथ रिश्ते में हैं, जिन्होंने हेडस्टाउन में उनके साथ अभिनय किया था। अभिनय श्रेय फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2016 मिस साइगॉन 25वीं वर्षगांठ किम मंचन की लाइव रिकॉर्डिंग। 2019 पीला गुलाब गुलाब गार्सिया फीचर फिल्म की शुरुआत। 2022 भाग्य सैम आवाज। 2022 ईस्टर रविवार ताला। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2021 कानून एवं व्यवस्था विशेष पीड़ित इकाई जोए कैरेरा एपिसोड टर्न मी ऑन टेक मी प्राइवेट 23 रंगमंच वर्ष शीर्षक भूमिका थिएटर निदेशक संदर्भ 2014-16 मिस साइगॉन किम प्रिंस एडवर्ड थिएटर लॉरेंस कॉर्नर 24 2016 कम दुखी इपोनिन रानी का रंगमंच 2017-18 मिस साइगॉन किम ब्रॉडवे थिएटर लॉरेंस कॉर्नर 2018-19 हेडस्टाउन यूरिडाइस रॉयल नेशनल थिएटर राचेल चावकिन 2019-23 वाल्टर केर थिएटर 2023 शानदार गेट्स बाय डेजी बुकानन पेपर मिल प्लेहाउस मार्क ब्रूनी। प्रशंसा वर्ष पुरस्कार वर्ग काम परिणाम संदर्भ 2013 जिमी पुरस्कार एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन थिरकन शीर्ष 3 2015 वाट्स ऑन स्टेज पुरस्कार संगीत में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिस साइगॉन जीत गया। 2017 टोनी पुरस्कार संगीत में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। 25 साइमन जॉन पेग जन्म 14 फरवरी 1970 एक अंग्रेजी अभिनेता, हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक हैं। एडगर राइट द्वारा निर्देशित चैनल 4 सिटकॉम स्पेस्ड 1999-2001 के सह निर्माता के रूप में उन्हें यूके में प्रसिद्धि मिली। उन्होंने और राइट ने शॉन ऑफ द डेड 2004, हॉट फिज 2007 और द वर्ल्ड्स एंड 2013 फिल्मों का सह लेखन किया, जिन्हें सामूहिक रूप से थ्री फ्लेवर्स कॉर्नेट्टो त्रयी के रूप में जाना जाता है, जिनमें राइट ने निर्देशन किया था और पेग ने निक के साथ अभिनय किया था। ठंड पेग और फ्रॉस्ट ने विज्ञान फाई कॉमेडी फिल्म पॉल 2011 में भी लिखा और अभिनय किया।
पेग उन कुछ कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने वह हासिल किया है जिसे रेडियो टाइम्स होली ग्रेल ऑफ नर्डडोम कहता है। उन्होंने डॉक्टर हू 2005, स्टार ट्रेक में मोंटगोमरी स्कॉटी स्कॉट 2009-2016 के रूप में लोकप्रिय सहायक किरदार निभाए हैं और स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस 2015। वह वर्तमान में मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला 2006 वर्तमान में बेंजी डन के रूप में अभिनय करते हैं और उन्होंने कंप्यूटर गेम हॉगवर्ट्स लिगेसी 2023 में हेडमास्टर फिनीस निगेलस ब्लैक को आवाज दी है। उन्होंने आइस एज डॉन ऑफ द डायनासोर्स 2009, आइस एज कोलिजन कोर्स 2016 और द आइस एज एडवेंचर्स ऑफ बक वाइल्ड 2022 में बक की आवाज दी। प्रारंभिक जीवन। साइमन जॉन पेग का जन्म साइमन जॉन बेकिंगम 1 फरवरी 2014 फरवरी 1970 को 3 ब्रॉकवर्थ, ग्लॉस्टरशायर में हुआ था। 4-5 वह गिलियन रोजमेरी नी स्मिथ, एक पूर्व सिविल सेवक और जॉन हेनरी के पुत्र थे। बेकिंगहम एक जैज संगीतकार और कीबोर्ड विक्रेता। जब वह 7 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी मां के पुनर्विवाह के बाद उन्होंने अपने सौतेले पिता का उपनाम पेग रख लिया। 1-2 उनके भाई माइक, जिन्होंने 2020 की फिल्म द होस्ट 7 में अभिनय किया था, अभी भी अपने उपनाम के रूप में बेकिंगहम का उपयोग करते हैं। उन्होंने कैसल हिल प्राइमरी स्कूल 8, ब्रॉकवर्थ कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी स्कूल 8 और द किंग्स स्कूल ग्लूसेस्टर में पढ़ाई की। 9 जब पेग 16 वर्ष के थे तब वे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर चले गए और स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और थिएटर का अध्ययन किया। 10 उन्होंने 1991 में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से थिएटर, फिल्म और टेलीविजन में बीए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 3 अपनी स्नातक थीसिस का शीर्षक 1970 के दशक के लोकप्रिय सिनेमा और आधिपत्यवादी प्रवचनों का एक मार्क्सवादी अवलोकन रखा। 2 वहां रहते हुए उन्होंने डेविड वॉलियम्स, डोमिनिक डायमंड और जेसन ब्रैडबरी के साथ डेविड इके एंड द ऑर्फन्स ऑफ जीसस नामक एक कॉमेडी मंडली के सदस्य के रूप में प्रदर्शन किया। 8 जब मैंने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की जहां मैंने थिएटर, फिल्म और टेलीविजन का अध्ययन किया, तो मैं स्टैंड अप में चला गया क्योंकि कॉमेडी एक ऐसी चीज थी जिसका मैं आनंद लेता था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि यह मुझे एक निश्चित स्वायत्तता प्रदान करता था जो कि अगर मैं बैठकर इंतजार करता तो मेरे पास नहीं होती, एक अभिनेता के रूप में फोन बजने के लिए। फिर मैं स्टैंड अप करने के माध्यम से कॉमेडी अभिनय में उतर गया और यह कुछ ऐसा था जिसका मैंने वास्तव में आनंद लिया, लेकिन यह एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो मैं कभी करना चाहता था। एक समय था जब मैं छोटा था तो मैं रॉयल शेक्सपियर थिएटर में जाना चाहता था। 11 आजीविका। न्यूयॉर्क शहर में पेग, जुलाई 2008। टीवी श्रृंखला और फिल्मों में पेग की शुरुआती प्रस्तुतियों में 6 पेयर ऑफ पैंट्स, मेरिडियन एंड एंग्लिया 1995, 12, 13, 14, 15, एसाइलम, फेथ इन द फ्यूचर, बिग ट्रेन और हिप्पीज शामिल हैं। 1998 और 2004 के बीच पेग को नियमित रूप से बीबीसी रेडियो 4 के द 99 चैलेंज पर प्रदर्शित किया गया था। पेग के अन्य क्रेडिट में द्वितीय विश्व युद्ध की लघु श्रृंखला बैंड ऑफ ब्रदर्स में उपस्थिति शामिल है, टेलीविजन कॉमेडीज ब्लैक बुक्स, ब्रास आई और आई एम एलन पार्ट्रिज और फिल्में द परोल ऑफिसर, 24 आवर, पार्टी पीपल और गेस्ट हाउस पैराडाइसो। उन्होंने स्टीव कूगन के 1998 के लाइव स्टेज शो द मैन हू थिंक्स हीज इट के दौरे के दौरान विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। 8 अप्रैल 2009 में स्टार ट्रेक के प्रीमियर पर पेग। 1999 में उन्होंने जेसिका स्टीवेंसन के साथ चैनल 4 सिटकॉम स्पेस्ड का निर्माण और सह लेखन किया। श्रृंखला का निर्देशन एडगर राइट द्वारा किया गया था,
जिनके साथ पेग और स्टीवेंसन ने पहले असाइलम पर काम किया था, और पेग ने विशेष रूप से अपने दोस्त निक फ्रॉस्ट के लिए माइक वाट का चरित्र लिखा था। 8 इस श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के लिए पेग को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कॉमेडी नवागंतुक के रूप में ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 16 ज़ोंबी की विशेषता वाले एक स्पेस फंतासी अनुक्रम बनाने के अनुभव के कारण पेग और राइट ने अप्रैल 2004 में रिलीज हुई रोमांटिक ज़ोंबी कॉमेडी फिल्म शॉन ऑफ द डेड का सह-लेखन किया, जिसमें पेग ने भी अभिनय किया। 8 जॉर्ज ए रोमेरो के निमंत्रण पर पेग और राइट ने रोमेरो की ज़ोंबी फिल्म लैंड ऑफ द डेड में छोटी भूमिका निभाई। 8 2004 में पेग ने टेलीविजन शो डेंजर के स्पिन ऑफ में अतिथि भूमिका निभाई। 50,000 वोल्ट खतरा कहा जाता है 50,000 लाश, जिसमें उन्होंने डॉक्टर फेल नामक एक ज़ोंबी शिकारी की भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश कॉमिक 2000 ईस्वी के चरित्र पर आधारित बिग फिनिश प्रोडक्शंस ऑडियो नाटकों की एक श्रृंखला में उत्परिवर्ती इनाम शिकारी जॉनी अल्फा स्ट्रोंटियम डॉग की भूमिका निभाई। पेग बिग फिनिश प्रोडक्शंस की डॉक्टर हू ऑडियो स्टोरी इन्वेडर्स फ्रॉम मार्स में डॉन चेनी के रूप में भी दिखाई दिए, और डॉक्टर हू टेलीविजन श्रृंखला में 2005 के एपिसोड द लॉन्ग गेम में संपादक की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 17 उन्होंने मेकिंग ऑफ वृत्तचित्र श्रृंखला डॉक्टर हू कॉन्फिडेंशियल की पहली श्रृंखला भी सुनाई। 8 शॉन ऑफ द डेड के पूरा होने पर पेग से सवाल किया गया कि क्या वह हॉलीवुड के लिए ब्रिटिश फिल्म उद्योग को छोड़ देंगे, और उन्होंने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि हम चले जाएंगे और ऐसा करेंगे, मुझे नहीं पता। मिशन इम्पॉसिबल 3 एक काल्पनिक ब्लॉकबस्टर का शीर्षक चुनते हुए। जब फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 3 बाद में बनाई गई तो पेग इसमें एक IMF तकनीशियन बेंजी डन के रूप में दिखाई दिए, जो टॉम क्रूज के चरित्र एथन हंट की सहायता करता है। 2 उन्होंने 4 और मिशन इम्पॉसिबल सिक्वल फिल्मों में भूमिका दोहराई है। गोस्ट प्रोटोकॉल 2011, दुष्ट राष्ट्र 2015, फॉलआउट 2018 और डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023 और आगामी 8वें में दिखाई देंगे 2025 में। फिल्म 19 एडगर राइट, पेग और निक फ्रॉस्ट 2013 में चित्रित ने 2004 और 2013 के बीच ब्रिटिश कॉमेडी फिल्मों की थ्री फ्लेवर्स कॉर्नेट्टो त्रयी पर सहयोग किया। 2006 में उन्होंने डेविड श्विमर के साथ बिग नथिंग में गस की भूमिका निभाई। 20 उसी वर्ष पेग और राइट ने अपनी दूसरी फिल्म हॉट फस पूरी की, जो फरवरी 2007 में रिलीज हुई। यह फिल्म एक पुलिस एक्शन फिल्म है और इसमें निक फ्रॉस्ट भी हैं, जिसमें पेग ने निकोलस एंजेल की भूमिका निभाई है, जो एक लंदन पुलिसकर्मी है। ग्रामीण सैंडफोर्ड एक काल्पनिक गांव जहां भयानक घटनाएं घटती हैं। 2007 में पेग ने द गुड नाइट, जेक पाल्ट्रो द्वारा निर्देशित और डेविड श्विमर द्वारा निर्देशित रन फैट बॉय रन में अभिनय किया। उनके सह कलाकार थांडी न्यूटन और हैंक अजारिया थे। 2008 में उन्होंने 2006 की लोकप्रिय एनिमेटेड नॉर्वेजियन फिल्म फ्री जिमी की अंग्रेजी भाषा में पुनः रिलीज के लिए संवाद लिखा। पेग को इसके लिए पटकथा लेखन का श्रेय मिला और अंग्रेजी भाषा के संस्करण में मुख्य पात्रों में से एक को आवाज भी दी, जिसमें वुडी हैरेल्सन सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अभिनेता शामिल हैं। पेग ने पॉल नामक फिल्म की पटकथा का सहलेखन किया, जो 2 युवकों के बारे में है, जिनका अमेरिका भर में एक सड़क यात्रा के दौरान एक हास्य अलौकिक एलियन से सामना होता है। 22-23 पूरी स्क्रिप्ट 2008 की ब्रिट लिस्ट में दिखाई दी, जो अमेरिकी ब्लैक लिस्ट से प्रेरित सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित ब्रिटिश पटकथाओं का एक फिल्म उद्योग संकलित सर्वेक्षण था। 24 उन फिल्मों और स्पेस्ट में पेग आम तौर पर मुख्य नायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि फ्रॉस्ट सहायक की भूमिका निभाते हैं। हालांकि पॉल इस गतिशीलता को उलट देता है। 25
यह फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। 26 मैंने अब परम बेवकूफ़ी भरी हैट ट्रिक पूरी कर ली है। डॉक्टर हू, स्टार वार्स और स्टार ट्रेक। पेग बीबीसी के द ग्राहम नॉर्टन शो में बोल रहे हैं। जनवरी 2018। 27 पेग ने स्टार ट्रेक में इंजीनियर मोंटगोमरी स्कॉटी स्कॉट की भूमिका निभाई, जो स्टार ट्रेक फिल्म श्रृंखला की 11वीं फिल्म थी। 28 मई 2009 को रिलीज हुई। उन्होंने स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस 2013 और स्टार ट्रेक बियॉन्ड 2016 में भूमिका दोहराई। उत्तरार्ध का सह लेखन भी 29-2010 में वह बर्क एंड हेयर में विलियम बर्क के रूप में दिखाई दिए, जो जॉन लैंडिस द्वारा निर्देशित फिल्म थी, जो दो अल्स्टरमैन के बारे में थी जो 19वीं सदी के शुरुआती एडिनबर्ग में कुख्यात हत्यारे और बॉडी स्नेचर थे। उनकी समानता का उपयोग कॉमिक बुक सीरीज द बॉयज में वी ह्यूगी के चरित्र के लिए भी किया गया था, जबकि यह पेग की अनुमति के बिना किया गया था। वह तुरंत शीर्षक का प्रशंसक बन गया और यहाँ तक कि पहले बाउंड वॉल्यूम का परिचय भी लिखा। 31 उन्होंने क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया वॉयज ऑफ द डॉन ट्रेडर में वीर चूहे रिपिचीप को आवाज दी। 32-33 पेग और राइट ने अपनी 2013 की फिल्म द वर्ल्ड्स एंड के साथ थ्री फ्लेवर्स कॉर्नेट्टो त्रयी, पहली दो फिल्में शॉन ऑफ द डेड और हॉट फिज, पूरी की। 1934 जुलाई 2014 में पेग लंदन के O2 एरिना में आयोजित उनके लाइव शो मोंटी पाइथॉन लाइव ज्यादातर के दौरान मोंटी पाइथॉन के साथ मंच पर दिखाई दिए। वह उनके ब्लैकमेल स्केच में विशेष अतिथि थे। 3-5-2015 में वह स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस में जक्कू के जंकयार्ड डीलर अनकर प्लट के रूप में दिखाई दिए। 36 पेग ने 2023 वीडियो गेम हॉगवर्ट्स लिगेसी में प्रोफेसर फिनिस निगेलस ब्लैक को आवाज दी। 37 मई 2023 में लंबे समय से चल रहे बीबीसी रेडियो कार्यक्रम डेजर्ट आइलैंड डिस्क पर लॉरेन लावर्न द्वारा पेग का साक्षात्कार लिया गया था। 38 राजनीतिक विचार और सक्रियता 2014 में पेग ने नारीवादी अभियान ही फॉर शी के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। 39 2016 में पेग ने जेरेमी कॉर्बिन के प्रति सम्मान रखने और यूरोपीय संघ के संबंध में यूरोप के विचारों में ब्रिटेन के मजबूत होने पर विश्वास करने की बात कही। 40 2020 में पेग ने एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें समाज के सबसे धनी लोगों से असमानता से लड़ने में मदद करने के लिए अधिक कर का भुगतान करने का आह्वान किया गया। 41 पेग 2021 से ग्रीनपीस के लिए एक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अत्यधिक मछली पकड़ने का विरोध किया और उनके कल के बारे में सोचना बंद न करें अभियान का समर्थन किया। 42-43 व्यक्तिगत जीवन पेग एक नास्तिक है। 44 उन्होंने 23 जुलाई 2005 को ग्लासगो में अपनी लंबे समय से प्रेमिका, संगीत उद्योग प्रचारक मॉरीन मैककैन से शादी की। 45-46 वे एस सेंडॉन, हर्टफोर्डशायर में रहते हैं। 47 निक फ्रॉस्ट अपनी शादी में सबसे अच्छे व्यक्ति थे। 48 दंपति का एक बच्चा है, जिसका जन्म 2009 में हुआ। 49-50 पेग कोल्डप्ले के मुख्य गायक क्रिस मार्टिन के करीबी दोस्त हैं और कोल्डप्ले के 2010 के एकल क्रिसमस लाइट्स के वीडियो में वायलिन बजाने वाले एल्विस प्रतिरूपक के रूप में दिखाई देते हैं। 51 जॉनी बकलैंड के साथ पेग मार्टिन और ग्वेनेथ पाल्ट्रो की बेटी एप्पल के गॉडफादर हैं। 52 बदले में मार्टिन पेग की बेटी का गॉडफादर है। 1953 जुलाई 2018 में ब्रिटिश जीक्यू पत्रिका के साथ एक वीडियो साक्षात्कार में पेग ने कहा कि उनकी बेटी ने ग्लैस्टनबरी फेस्टिवल में मंच पर कोल्डप्ले के लिए सहायक गायन गाया है। 5-4 पेग अभिनेता और दोस्त मार्टिन फ्रीमैन के बेटे के गॉडफादर भी हैं।
55 पेग के माता पिता और बहन थोड़े समय के लिए स्पेस्ट में दिखाई दिए, जबकि उनकी मां शॉन ऑफ द डेड और हॉट फिश दोनों में दिखाई दी। द गार्जियन के साथ जुलाई 2018 में एक साक्षात्कार में पेग ने अवसाद और शराब की लत से अपनी लड़ाई के बारे में बात की और कैसे पुनर्वास ने उन्हें बाद से उबरने में मदद की। उन्होंने कहा, जब मैं मिशन इम्पॉसिबल 3 देखता हूं तो मैं देख सकता हूं कि मैं तब कहाँ था, काफी खोया हुआ, दुखी और शराबी था। जो कुछ हुआ उससे मैं शर्मिंदा नहीं हूं और मुझे लगता है कि अगर कोई इससे कोई संबंध मिलता है तो यह उन्हें ठीक होने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन मुझे इस पर गर्व भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा है। जैसे मैं मिस्टर रॉकएंड रोल था, ब्लैकआउट और वह सब बकवास। ऐसा नहीं था, यह बहुत ही भयानक था। 56 पेग ने मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल के निर्माण से कुछ समय पहले एक पुनर्वसन की जांच की। उन्होंने अदालत के आदेशों के माध्यम से अपनी वसूली को अखबारों से छिपाया, हालांकि कुछ पत्रकार यहां तक कह गए कि उन्होंने उनकी मां होने का नाटक करते हुए क्लिनिक में फोन किया। पेग ने एल्कोहलिक्स एनोनिमस बैठकों में भाग लिया और तब से शांत बना हुआ है। 56 फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख साइमन पेग फिल्मोग्राफी। पुरस्कार एवं नामांकन। वर्ष मनोनीत कार्य पुरस्कार परिणाम 1999 बड़ी रेलगाड़ी सर्वश्रेष्ठ पुरुष हास्य पुरस्कार के लिए ब्रिटिश कॉमेडी पुरस्कार मनोनीत। 2000 दूरी बाफ्टा टीवी सिचुएशन कॉमेडी अवार्ड एडगर राइट, नीरा पार्क और जेसिका हाइंस के साथ साझा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कॉमेडी नवागंतुक के लिए ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड 16 मनोनीत। 2004 बाहर छोड़ना सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए ब्रैम स्टोकर पुरस्कार एडगर राइट के साथ साझा जीत गया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म पुरस्कार एडगर राइट के साथ साझा जीत गया। कॉमेडी के लिए पीटर सेलर्स पुरस्कार जीत गया। सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश अभिनेता के लिए एम्पायर अवार्ड मनोनीत। वर्ष के ब्रिटिश पटकथा लेखक के लिए लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड एडगर राइट के साथ साझा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड एडगर राइट के साथ साझा मनोनीत। 2007 गर्म भुरभुरापन आने लगता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एम्पायर अवार्ड मनोनीत। 2009 स्टार ट्रेक सर्वश्रेष्ठ कलाकार के लिए बोस्टन सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड जीत गया। सर्वश्रेष्ठ कलाकार के लिए ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनय समूह के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए स्क्रीम अवार्ड मनोनीत। हिमयुग डायनासोर की सुबह एनिमेटेड फीचर में उत्कृष्ट एनिमेटेड चरित्र के लिए विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी अवार्ड पीटर डी सेव के साथ साझा मनोनीत। 2013 दुनिया की समाप्ति कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फाइट के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड निक फ्रॉस्ट, पैडी कंसीडीन, मार्टिन फ्रीमैन और एडी मार्सन के साथ साझा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए सैटर्न पुरस्कार मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटर्न पुरस्कार मनोनीत। 2016 मिशन असंभव दुष्ट राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सैटर्न पुरस्कार मनोनीत। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस हॉरर मूवी के बारे में। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।